morning, students. Now today we will discuss part 6, the history chapter 4, continuation with the Mughal dynasty. Now we have already discussed about Mansabdars and Jagirdars. We have also discussed about Jabt and Zamindars. Now our next topic is Akbarnama and Ain-e-Akbari. I hope you may remember, earlier also I told you that Akbar was having one of his friends as well as his librarian. His name was Abul Fazl. He was a learned person. He not only a librarian but also he wrote about the life of history of Akbar. About the life of Akbar, So Akbar ordered his close friend and courtier means राजा के दरबार में रहने वाले दरबारी अबुल फजल to write a history of his reign. उसके शासन के संबंध में लिखने के लिए उन्होंने कहा. अबुल फजल wrote a 3-volume history of Akbar reign titled Akbarnama. 3 वॉल्यूम में उसने जो किताब लिखी उसी का नाम है अकबरनामा. The first volume deal with Akbar ancestor, मतलब जो पहला है वो है अकबर के पूर्वजों के बारे में, तिमूर वंश के बारे में, तिमूर डायनेस्टीज के बारे में. सेकेंड इज इवेंट ऑफ अकबर रीन. अकबर के शासन में क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में है. एंड थर्ड वॉल्यूम इज आईने अकबरी. तीसरे वॉल्यूम का नाम उसने रखा आईने अकबरी, जिसमें उसने अकबर के शासन व्यवस्था को दिखाया. दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर. ठीक है. नॉट ओनली दैट बट अबाउट हिज हाउस होल्ड, हिज आर्मी, द रेवेन्यू एंड ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर. मतलब किन क्षेत्रों में वो शासन करता था. एक तरह से पूरी शासन प्रशासन व्यवस्था को यहाँ दिखाया गया. It also provides rich detail about the tradition and culture of the people living in India. भारत में जो लोग रहते थे उनका क्या ट्रेडिशन था, अलग अलग हिंदुओं का, मुस्लिम का, दोनों का के बारे में उसमें लिखा गया. The most interesting aspect about Ain-e-Akbari is its rich स्टैटिकल डिटेल. स्टैटिकल मतलब होता है लेखा जोखा. डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप, यील्ड, प्राइस, वेव एंड रेवेन्यू. मतलब पूरा लेखा जोखा जिसको हम कहते हैं अबाउट अलग अलग तरह के, किस तरह के क्रॉप उसके राज्य में, क्रॉप मतलब फसल होते थे, उन खेतों से कितना उपज होता था. यील्ड का मतलब कितना उपज होना. प्राइस मतलब कीमत. वेजेस मतलब मजदूरों को या लोगों को क्या क्या वेजेस था, डेली वेजेस जिसको हम कहते हैं. सैलरी तो मंथली कहते हैं लेकिन डेली जब पेमेंट करते हैं तो वेज होते हैं. एंड रेवेन्यू एंड व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू. Now we will discuss about
a closer look अकबर के शासन या उसकी जो नीतियां थी, जो पॉलिसीज थे, उसके बारे में हम एक नजर डालते हैं कि क्या था। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द अकबर पॉलिसीज we are getting from Akbarnama only, which is written by Abul Fazl, his courtier. ठीक है, and particularly about Ain-e-Akbari. Abul Fazl explained that the empire was divided into Suba. सुबा और सुबास, जिसको हम राज्य कहते हैं, पूरा देश उसने राज्य और इंग्लिश में कहें तो प्रोविंस में डिवाइड कर दिया गया था, जिसका नाम उन्होंने रखा सुबा और प्लूरल में सुबास करते हैं। एक्चुअल वर्ड है सुबा। ठीक है, इट वॉज गवर्न्ड बाय Suba was governed by a Subadar. समझ रहे हैं? सुबा को जो देखभाल करते थे उनको सूबेदार कहा गया। एंड Subedar was carried out both political as well as military functions. Each province was also had a finance officer who is known with the name of Diwan. ठीक है, ये जो दीवान वर्ड है, दीवान साहब कहा जाता है। दीवान का मतलब होता है हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति। So he was called a finance minister. The Subedar means look after the entire province, Suba, and he was supported by the other officer such as military paymaster who is called Bakshi, और कुछ बुक में तुम्हें मीर बख्शी लिखा होगा। ठीक है, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पेट्रोनेट इज कॉल्ड सदर। जो धार्मिक चीजों को देखता था या किसको चैरिटेबल मतलब होता है किसी को सहायता करना, गरीबों की सहायता करना। धर्मशाला, उस जमाने में तो धर्मशाला नहीं पहले होते थे, लेकिन ये भी अगर किसी को हेल्प करना चाहते थे, खासकर अकबर गरीबों की हेल्प करना, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की हेल्प करना, ये सब करते थे। तो चैरिटेबल इस चीज को देखने के लिए जो व्यक्ति था उसको कहा जाता था सदर। ठीक है, सो बख्शी एंड सदर। इसके अलावा जो मिलिट्री कमांडर होते थे उनको फौजदार कहा जाता था। एंड द टाउन पुलिस कमांडर इज कॉल्ड कोतवाल। आज भी हम लोग हिंदी उर्दू वर्ड में पुलिस स्टेशन को कोतवाल कहते हैं। अकबर नोबेल्स कमांडेड, नोबेल्स का मतलब जो उसके अधिकारी लोग थे, दे कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। आर्मी भी विशाल थी अकबर के समय में, और लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी कलेक्ट होता था। नेचुरली रेवेन्यू इज यूज टू पे the salary to the army as well as to take care of the entire country, that is entire empire. While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th
17th century, many nobles has built independent network of their own. नेचुरली जो अकबर ने बनाया था, मैंने पहले कहा 17th सेंचुरी का मतलब कहां से आ रहा, ये औरंगजेब के शासन में आ रहा। शाहजहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन औरंगजेब के शासन को आते आते सब कुछ छिन्न-भिन्न हो गया और वहां पर बहुत से लोगों ने रिवोल्ट किया और अपना साम्राज्य खुद स्थापित किया। ठीक है, देयर लॉयल्टी इज टू एम्पायर वेयर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब जो उनकी लॉयल्टी थी एम्पायर के लिए वो धीरे धीरे कम हो गई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। While Akbar was at Fatehpur Sikri during 1570s, he started discussion on religion with ulema. उलेमा कहा जाता है इस्लामिक स्कॉलर को। इस्लाम के जैसे हम लोग पुजारी कहते हैं, मतलब ये विश्वास हमारा होता है कि हमारे साधु संत पुजारी लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, उनको ज्यादा आइडिया होती है धर्मों के बारे में। उसी तरह मुसलमानों में उलेमा होते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि दे आर इस्लामिक स्कॉलर्स। ब्राह्मण, जूइस्ट प्रीस्ट, जूइस्ट का मतलब होता है यहूदी लोग, एक धर्म था जो ईरान इराक में, तो उन सबको उलेमा को भी ब्राह्मण, जूइश प्रीस्ट एंड रोमन कैथोलिक एंड जोरोस्ट्रियनिज्म मतलब पारसी लोगों का, हर धर्म के लोगों को बनाते थे ये, और उन लोगों की एक मीटिंग होती थी। उस मीटिंग को जहां पर होती थी उसको कहा जाता था इबादत खाना, और इबादत खाना में सब धर्म के लोग इकट्ठे होते थे, आपस में डिस्कशन करते थे, और जो अच्छी बातें होती थी वो अकबर उनसे प्रेरणा लेता था, शिक्षा लेता था, उसको फॉलो भी करता था। ही इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपुल, इट मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर हु एम्फासिस रिचुअल्स एंड डोगमा वेयर ऑफन बाय रूट्स, मतलब ज्यादातर उसने महसूस किया कि ज्यादातर जो रिलीजियस स्कॉलर ज्ञानी होते हैं वो एम्फासिस रिचुअल्स, धार्मिक अनुष्ठानों पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड डोगमा ए स्टेटमेंट और एंड इंटरप्रिटेशंस डिक्लेयर द अथॉरिटी विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन, मतलब वो लोग, और बाइगॉड का मतलब होता है एन इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंस ऑफ अनदर पर्सन रिलीजन बिलीफ और कंट्रोल, मतलब अकबर ने उससे समझा कि ज्यादातर जो इस्लामिक स्कॉलर लोग होते हैं वो अपने धर्म के ज्ञाता होते हैं, अपने धर्म के बारे में ज्यादा जानते हैं और उस पर ज्यादा जोर देते हैं। दूसरों धर्म के लिए उनके मन में ज्यादा सहानुभूति नहीं होती है, और अपने आप को वो कहते हैं कि हम अब जो कर रहे हैं वही ज्यादा सही है। देयर टीचिंग क्रिएटेड डिवीजन एंड डिसहार्मोनी अमॉन्ग्स द सब्जेक्ट, नेचुरली अगर इस विचारधारा के लोग होंगे जो अपने अपने को ही सही कहेंगे तो वो डिसहार्मोनी मतलब असंतोष फैलाना अमॉन्ग हिज सब्जेक्ट, उसके विचारों को, अकबर के विचारों को वो खराब कर सकते हैं। This eventually led Akbar to the idea of सुलह-ए-कुल, तो इसने इस सब स्कॉलर की बातों को सुनकर इनको ये तो समझ में आया गया कि सब अपने अपने धर्म को अच्छा कहते हैं और अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं, तो ये इससे देखकर अकबर के मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसे धर्म की स्थापना करें जिसमें सब कोई बराबर हो। इसका नाम उन्होंने दिया सुलह-ए-कुल और यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल पीस मतलब सब कोई, पीस मतलब शांति के साथ रहे। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रिम, इंस्टेड इट फोकस ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिकल ऑनेस्टी। एथिक्स मतलब पुरानी विचारधाराओं को मानना, सम्मान देना। ऑनेस्टी समझ रहे हो, ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। जस्टिस न्याय प्रिय होना,
पीस, शांति पूर्वक रहना। दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब उनके हिसाब से ये सब चीजें थी जो यूनिवर्सली पूरे संसार के लोगों को स्वीकार थी। अबुल फजल हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग ए विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलह-ए-कुल। ये सुलह-ए-कुल कैसे बने, इसके बारे में अबुल फजल ने आइडिया दिया था। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एज वेल एज शाहजहां। मतलब शाहजहां तक तो चला और बाद में औरंगजेब ने सबको बर्बाद कर दिया। सो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट टॉपिक we will discuss the Mughal Empire in the 17th century and after tomorrow.